हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड ए प्लस। और आज हम देख सॉल्व करते हैं 10th स्टैंडर्ड का पेपर। सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। तो यहाँ पे एक फूड चेन दी है। ग्रास ग्रास प्रोड्यूसर है, उसके बाद ग्रास को जो खाएगा, कंज्यूम करेगा, फर्स्ट कंज्यूमर। और ये जो यहाँ पे जो फूड चेन के अंदर जो पॉइंट होगा या फिर इसको जो कंज्यूम करेगा वो सेकेंड कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ये अपेक्स यहाँ पे जो होगा, ईगल ईगल को अपेक्स बोला जाता है, या फिर सबसे लास्ट वाला अपेक्स। और ईगल ने जो लिया है या फिर खाया है, कंज्यूम किया है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जो होता है वो लास्ट आता है, लास्ट में। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ग्रास प्रोड्यूसर को, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो है ग्रास। ग्रास को जो कहेगा वो होगा ग्रास होपर। ग्रास होपर ग्रास होपर उसके बाद ग्रास होपर को जो खाएगा वो फ्रॉग। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, प्रोड्यूसर को जिसने खाया वो है ग्रास होपर, फर्स्ट कंज्यूमर। ग्रास होपर को जिसने खाया है फ्रॉग, सेकंड कंज्यूमर। और सेकंड कंज्यूमर को जो खाएगा वो है स्नेक। स्नेक मीन्स टर्शरी कंज्यूमर। और स्नेक को जो खाएगा वो होगा ईगल। ईगल मीन्स सबसे लास्ट वाला। और उसके बाद ईगल ने जो लिया वाला न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ग्रास में आया था, न्यूट्रिशन फेज ग्रास होपर में गया, वही न्यूट्रिशन फेज फ्रॉग में गया, फ्रॉग का न्यूट्रिशन स्नेक में गया, और स्नेक का अपेक्स मीन्स सबसे ऊपर वाला ईगल के अंदर गया। और फिर ईगल के अंदर का न्यूट्रिशन जो भी होगा वो कौन डिकम्पोज करेगा, उसको बोलेंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। तो ये है फूड चेन, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड डिकम्पोजर। इस तरह से आपकी चेन आपको लिखनी है और ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग ये दो क्लासेस है, पाइसेस एंड सेकेंड क्लास है रेप्टाइल्स। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद 2 लाइन्स डाल के यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। पाइसेस मीन्स ये वाटर में रहने वाले एक क्लास है, या इट में बी मरीन वाटर और इन फ्रेश वाटर। तो इसके 2 पॉइंट्स में हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं। फर्स्ट है these are aquatic animals. These are aquatic animals living in the marine and fresh water. Marine and fresh water. ओके, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, दीज आर मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे कि रेप्टाइल्स आपको पता है, लिजार्ड है या फिर क्रोकोडाइल्स है, जो भी रेप्टाइल्स है, स्नेक है। तो ये कहाँ पे चलते हैं? जमीन पे चलते हैं। तो जमीन पे चलने वाले को हम टेरेस्ट्राइल बोलते हैं। दीज आर mainly terrestrial. Terrestrial animals. ओके, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं रेस्पिरेशन। अब पहला पॉइंट हो गया, तो पहला पॉइंट में यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं रेस्पिरेशन। तो ये जो एक्वेटिक है, तो आपको सबको पता है एक्वेटिक एनिमल्स में स्पेशली फिश
गिल से रेस्पिरेशन करते हैं. respiration occurs with the gills. रेस्पिरेशन ऑकर विद द गिल्स. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, जो स्नेक जो भी रेप्टाइल्स है उनका रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज रेस्पिरेशन occur with the help of lungs. अब इसका एक पॉइंट ये हुआ, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा. तो यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको 3 पॉइंट भी देने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हम दोनों के लिए भी 3 पॉइंट्स देंगे. और इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखना होता है आपको. राउ, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत बार हम यही करते हैं. प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखा होगा, जो राहु. और यहाँ पे है रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल भी लिख सकते हो, रेप्टाइल्स जितने आते हैं उसमें लिख सकते हैं. यहाँ पे लिखेंगे हम स्नेक. इसका एग्जाम्पल है स्नेक. तो यहाँ तक ठीक है, यही हमारा सही आंसर. इस तरह से प्रॉपरली 2 डिवीजन करने हैं आपको और आंसर लिखना है. तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. बढ़ते हैं गिव साइंटिफिक रीजन के अगले प्रश्न की तरफ. और अगला प्रश्न है, द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल्स इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली. जो एनर्जी निकलती है या फिर ग्रीन एनर्जी, जो एनर्जी निकलेगी या फिर जो एनर्जी जनरेट किए जाएंगी न्यूक्लियर फ्यूल फ्रेंडली फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती. उसका साइंटिफिक रीजन देना है. जो भी न्यूक्लियर फ्यूल बनेगा या फिर न्यूक्लियर के लिए फ्यूल जो रहेगा वो होगा यूरेनियम. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. यूरेनियम 235 या 236, ये जो है तो ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रहते हैं वो न्यूक्लियाई को हिट करते हैं या फिर टारगेट करते हैं. और न्यूक्लियर को टारगेट करते हैं मीन्स ये जो न्यूक्लियर है उनकी भी सेल का या फिर एलिमेंट का, इसका फिशन होता है. फिशन मीन्स ये 2 हुए, ये 2 के 4 के, इसको बोला जाएगा फिजन. इस तरह से चेन रिएक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन रिएक्शन चलती रहती है. और वो चेन रिएक्शन होती वो रेडियो एक्टिव फ्यूल रहेगा. और यहाँ पे जो जनरेट किया जाएगा वो रेडियो एक्टिव, उसका पहला पॉइंट में हम लिखेंगे रेडियो एक्टिव एंड हार्मफुल. radiations are emitted. और ये जो रेडियो एक्टिव एंड हार्मफुल रेडिएशंस आर इमिटेड. इमिटेड मीन्स वो छोड़ते हैं. इमिटेड आफ्टर फिजन. आफ्टर फिजन मीन जैसे मैंने आपको बोला है, ये है न्यूक्लियाई, इसके 2 और बनेंगे, इसके और 2 बनेंगे, इसके और 2, इसके भी और 2. इसको बोला जाएगा फिशन. ये न्यूक्लियाई का जो फिशन होगा इसको फिशन बोला जाएगा. एंड आफ्टर फिशन न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियर. तो पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा, जब भी कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यूरेनियम बताया था, यूरेनियम जैसे ही उसका हार्मफुल रेडिएशंस आर इमिटेड, उसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं और ये उसका चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ
और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। अगर एनिमल सेल को हिट करता है तो एनिमल सेल का न्यूक्लियाई फिर से वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी। देयर इज, तो दूसरा पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, देयर इज प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल। वो फिर इसको डिस्पोज कैसे करना है, जो भी न्यूक्लियर बनेगा उसको डिस्पोजल कैसे, डिस्पोज किस तरह से करना है, या फिर उसको न्यूक्लियर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव में हार्मफुल रेडिएशन बनते हैं, उसके इमिट होते हैं। अगर वो ऐसे ही छोड़ दिए तो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, और वैसे वो पूरी एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे, और उसका फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक के बाद एक चेन रिएक्शन चलता रहेगा। तो इसके लिए वहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर का वेस्ट जो निकलेगा इसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए वो एनवायरमेंटल फ्रीली नहीं है। ये है आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, हु एम आई। क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ ले लो। पहले क्वेश्चन का मीनिंग है, आई एम अ फिश, आई परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली आपको पता है फिश एक्वेटिक एनिमल है, और एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं तो गिल्स के हेल्प से, गिल्स से। लेकिन ये ऐसा फिश है जो रेस्पिरेशन करता है लंग्स की वजह से। इसको, इसका मीनिंग होता है, फिश है एक्वेटिक, रेस्पिरेशन कर रहा है रेप्टाइल की तरह, जैसे कि लंग्स से। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, किसका एग्जांपल, ये कनेक्टिंग लिंक। तो इसका आंसर है लंग फिश, लंग फिश। ये क्या है, एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है गिव अ साइंटिफिक रीजन। उसमें से फर्स्ट है, समटाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले समझते हैं क्वेश्चन को। हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स, टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उनके पास विदाउट एयर रेस्पिरेशन करते हैं, उसको बोला जाता है। अगर एयर नहीं हुई तो भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसको बोला जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसका आंसर इस तरह से लिखते हैं, पॉइंट फर्स्ट 2 पॉइंट में उसका आंसर आएगा डिप्लेशन या फिर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी and C, deficiency of oxygen, deficiency of oxygen in the surrounding, in the surrounding, deficiency of oxygen in the surrounding, the anaerobic, the aerobic, sorry, the aerobic respiration, not possible, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है इन द सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं है, द एरोबिक रेस्पिरेशन it not possible. In that condition, the higher plant and animal to perform anaerobic respiration. In that situation, higher plant, इसका point 2 आएगा। In that situation, higher plant and animal perform anaerobic respiration. ये है आपका आंसर।